Good afternoon, everyone. Let me know once you're able to see me or hear me. We'll wait for a couple of minutes. Guys, can you type yes if you can hear me? या थैंक यू। हम 1 मिनट और वेट करेंगे बाकी सब लोगों के ज्वाइन करने का। अदरवाइज देन वी विल स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर योगेश समशुद्धि से। सो वी आर बैक विद आवर नॉर्मल सीरीज जो हम हर संडे लेके आते हैं आपके पास। और इस सेशन का टॉपिक है हाउ टू एग्जिस्ट विदाउट डिजीजेस। सो बीमारियों से कैसे बचा जाए और हम अपने कैसे अपनी जीवन शैली को अपनाएं कि हम बीमारियों से दूर रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज अ डिजीज। बीमारी है क्या, और बीमारी हम कैसे समझें कि हम बीमार हैं। बीमारी का सीधा सीधा कारण अगर हम देखें तो वो है पंच तत्व का इम्बैलेंस। जो हम समझते हैं कि नेचुरोपैथी इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो पंच तत्वों का इम्बैलेंस इज अ कॉज ऑफ डिजीज। दूसरा, वात पित्त और कफ अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम हमारी बॉडी डिजीज हो जाएगी। और टॉक्सिक अक्यूमुलेशन, राइट, अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम डिजीज का नाम दे देते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोज इंडिकेशंस, हम कैसे उन्हें समझेंगे और कैसे हमें उनको ठीक करना है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। So disease basically we have covered three parts. पंच तत्व का imbalance as per naturopathy. If we'll go in Ayurved, Vat, Pitta और कफ का imbalance is a reason for disease or toxic accumulation. So this is general. So if toxicity is being increased in our body, so that is one of the primary reason कि जिस हिस्से में हमारे शरीर के toxicity बढ़ जाएगी या विजातीय द्रव्य बढ़ जाएगा, वहां पे हमारे disease के indications आने शुरू हो जाएंगे। So, when we have discussed the disease, so now if we understand what is a health, right? So, if आपने हेल्थ के बहुत सारी डेफिनेशन सुनी होंगी। अगर हम WHO की स्टैंडर्ड हेल्थ की डेफिनेशन पे भी जाएं, सो हेल्थ इज अ स्टेट वेयर आर फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ इज इन द राइट बैलेंस, राइट। एंड कुछ समय में हम देखेंगे स्पिरिचुअल ऑल्सो इसमें ऐड होता हुआ कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। सो
एज पर नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद, अगर हम एक हेल्थ को डिफाइन करें, तो अगर फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअली वी आर फिट, देन वी आर विल बी कंसीडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन. So this is one of the primary reason which we are here to understand. अगर आप एक इसको दूसरे तरीके से समझें तो आयरिश में एक कोटेशन है, आई ड्रिंक व्हेन आई एम थर्स्टी, आई ईट व्हेन आई एम हंग्री, एंड टिल हेवन विल फॉल आई विल स्टे अलाइव. सो हम लंबी आयु कैसे जी सकते हैं, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि हम पानी तब पिएं जब हमें प्यास लगी है, हम खाना तब खाएं जब हमें भूख लगी है, और ये हमारी लंबी उम्र का राज है. और इसी के साथ अगर आप 80-20 प्रिंसिपल ऐड कर दें, 80-20 प्रिंसिपल हर जगह काम करता है. अब खाने में अगर आप बात करें कि जो हम खाना खा रहे हैं, अगर हमें भूख लगी है और हम अपनी 80% ऑफ आर हंगर, जितनी हमें भूख लगी है उसका 80% अगर हम खाएंगे, तो हमारे खाने का डाइजेशन बहुत फास्ट होगा. क्यों? आप एक एग्जाम्पल लें मिक्सी का. आप मिक्सी में किसी चीज को ग्राइंड करना चाह रहे हैं, अगर उसको आप फुल कर देंगे ऊपर तक, लिड तक ऊपर तक भर देंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्राइंड इट प्रॉपरली, वो अटक जाएगा. आपकी जो डाइजेशन की चक्की है वो ठीक से चलेगी ही नहीं. लेकिन अगर आप एक ऊपर का हिस्सा थोड़ा खाली छोड़ेंगे, देन डाइजेशन विल वर्क वेरी वेल. So we just need to remember this principle 80-20 which we are going to discuss. हम बहुत बार डिस्कस करेंगे इस सेशन में 80-20 प्रिंसिपल विद डिफरेंट एग्जांपल्स. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. जब हम खाना खाएं, सो 80-20 प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वी वुड नो कि हम बीमार हो रहे हैं. एक तो रीजन है कि आप टेस्ट कराएं. आपके पास हर चीज का टेस्ट है, ब्लड प्रोफाइल है, केएफटी है, एलएफटी है, सिटी स्कैन्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं. दूसरा, हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर. राइट, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर इज डिपेंडेंट कि आप उसे क्या बता रहे हैं. आप नर्व्स वाले डॉक्टर्स को छोड़ दीजिए जो बहुत ही एक्सपर्ट होते थे, लेकिन जो वैद्य होते थे पुराने, लेकिन आज की डेट में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर या तो आप जो उसे बताएंगे उस पे रिएक्ट करेगा, या आपकी रिपोर्ट्स जो बता रही हैं. अब आप उन रिपोर्ट्स में, डॉक्टर विल वर्क ऑन द इंडिकेशंस. आप उसे अगर बोलेंगे कि मुझे उल्टी है तो उल्टी की दवाई दे देगा, पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवाई दे देंगे, आपको कहीं गैस बन रही है तो गैस की दवाई दे देंगे. सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर. शरीर को हमारे सबसे ज्यादा हमारे बारे में पता है, और बॉडी इज अ सेल्फ हीलर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने शरीर का सूक्ष्म अवलोकन प्रतिदिन करना चाहिए. कैसे करना चाहिए? इफ विल स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग. अब बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है प्रातः मल दर्शनम. राइट, मतलब क्या है प्रातः मल दर्शनम का? कि आप जैसे ही उठते हैं आपका पेट साफ होता है, आप मल एक्सक्रीट करते हैं, जिस यू कॉल इट अ स्टूल एज वेल, राइट. तो आपके स्टूल का कलर, आपके स्टूल का फॉर्मेशन आपको बताएगा कि आपके शरीर की इंटरनल डाइजेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं. अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होना शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले आपके मल यानी स्टूल का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, स्टूल का फॉर्मेशन बदल जाएगा, या तो बहुत लूज हो जाएगा, कटा फटा हो जाएगा. तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर सीइंग आर मल फॉर श्योर. राइट, पहले इंडियन टॉयलेट्स होते थे तो हमें मल के अपने दर्शन भी होते थे. अब तो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं तो इट इज डिफिकल्ट, लोग देखते भी नहीं हैं. तो दिस इज वन फॉर्मूला विच वी जस्ट नीड टू फॉलो. सेकेंड, हाउ आवर बॉडी इज हीलिंग आवर सेल्फ. अब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है. अब फ्रैक्चर हो जाएगा, अगर हड्डी टूट गई, तो हड्डी कैसे जुड़ती है? हम जो फ्रैक्चर लगाते हैं, अपने हाथ में यहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ, अगर हमने इसको फ्रैक्चर लगाया है तो वी आर जस्ट गिविंग द सपोर्ट. हम सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन बॉडी अपने आप जोड़ रही है. राइट, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सेल्फ हीलिंग. सेकंड, अब आप सोचें कि आप, एक होती है आपकी ब्रेन मेमोरी, एक होती है आपकी मसल मेमोरी. राइट, व्हाट इज अ मसल मेमोरी? आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, जब पहली बार चला रहे होते हैं उसे, तो इट इज वेरी टफ फॉर यू, आपको टर्न्स वंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन जब आप उसमें एक यूज टू हो जाते हैं, आप जब उस पर डेली प्रैक्टिसिंग शुरू हो जाती है, देन योर मसल्स, जो आपके लिम्स होते हैं, बिकॉज लिम्स में हमारे ब्रेन नहीं होता, हमारे हैंड, नीज, इनमें कोई ब्रेन नहीं है. सो मसल मेमोरी वर्क्स हेयर. मसल मेमोरी इज ट्रेनिंग आवर लिम्स, ताकि वो रिएक्ट उसी अकॉर्डिंग करें.
So this is another good example how smart is our body, right? हमारा शरीर खुद अपने आप को ठीक करने में सक्षम है। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद इसको मानता है। अगर हम नेचुरोपैथी का बेस समझते हैं तो नेचुरोपैथी में हम अपने सारे ऑर्गन्स को सिर्फ सपोर्ट देते हैं, राइट? हम किसी भी इंडिकेशन पे काम नहीं करते हैं। अब जैसे नेचुरोपैथी में आप जाते हैं तो सबसे पहले आप ट्रीटमेंट का कोर्स देखेंगे तो ट्रीटमेंट घटता बढ़ता तो जरूर रहता है, लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट सिमिलर होते हैं। जैसे मिट्टी पट्टी सबको जरूर दी जाती है, कोलोन क्लीनिंग जरूर दी जाती है। सबसे पहले आपके डाइजेशन को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि डाइजेशन एक ऐसी जगह है जहां से आपका सारा रक्त, मज्जा, खून, मांस, वीर्य सब आपके डाइजेशन सिस्टम से बनता है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है तो ब्लड अच्छे से बनेगा। उसके बाद अगर आपका सर्कुलेशन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है तो वो ब्लड और ऑक्सीजन जो आप 24 घंटे इनहेल करते हैं वो हर ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली हो जाता है। तो इसीलिए टू की systems, digestive system and circulatory system, these are very 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 important, because अगर आप देखें कोई भी ऑर्गन हो हमारे शरीर का, उसके दो ही फूड हैं, इधर ब्लड और ऑक्सीजन। अब ब्लड और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा उन्हें? ब्लड बनेगा तब जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, और ऑक्सीजन मिलेगी कब? जब हमारा सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा होगा, तो ही हमारी ऑक्सीजन हर जगह पहुंचेगी, तो ही हमारा ब्लड हर जगह पहुंचेगा। तो ये दो चीजों का हमें खास ख्याल रखना है। तीसरा है एक्सक्रीशन सिस्टम। हम अपने शरीर से गंदगी कैसे निकालते हैं? मेजर मेजर चार तरीके हैं हमारे शरीर से गंदगी निकलने के। फर्स्ट, स्टूल के थ्रू। सेकंड, यूरिन के थ्रू। थर्ड, स्वेट थ्रू स्किन। एंड फोर्थ इज ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग एंड स्किन विच वर्क्स 24/7। 24 घंटे हमारी स्किन और ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो हमारी होती है, ब्रीदिंग पैटर्न्स जो हमारे होते हैं, हमारे शरीर को क्लीन करते रहते हैं। सो वी ऑल नीड टू टेक केयर कि हम इन चारों सिस्टम्स का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अगर स्टूल अच्छा नहीं होगा, अगर आप आज का एग्जाम्पल दें तो 60 से 70% लोगों को कब्ज है। आधों को तो पता ही नहीं है कि कब्ज भी है या नहीं है। 60 से 70% लोगों को कब्ज है। यूरिन, लोग पानी पीते नहीं हैं, तो यूरिन में किसी के जलन है, किसी का पीला रंग है, एसिडिक कंटेंट निकल रहा है यूरिन से। पसीना एसी की वजह से आता नहीं है। ब्रीदिंग पैटर्न वी ऑल नो, एक तो वातावरण में हमारे उतनी अच्छी हवाएं नहीं है ड्यू टू कोरोना। आजकल तो फिर भी हवा का क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बेटर है, बट जनरली एयर क्वालिटी इज नॉट दैट गुड। एंड सेकेंडली हमारी ब्रीदिंग पैटर्न्स भी उतने अच्छे नहीं हैं। डीप ब्रीथ तो कोई करता ही नहीं है। प्राणायाम के नाम से लोग घबराने लगे हैं। ये तो बाबा रामदेव जी की कृपा से प्राणायाम फिर भी घर घर में पहुंच गया है, लोगों को में एटलीस्ट अवेयरनेस है, बट स्टिल देर इज लॉट टू डू इन दिस एरिया। सो हमें इन तीन सिस्टम्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और वो कैसे रखेंगे वो हम आगे भी कवर करेंगे। इसी से लिंक्ड अगर मैं बात करूं, अब हम आयुर्वेद में अगर हम देखें तो बहुत सारे सूत्र हैं। चरक ने बहुत सारे सूत्र लिखे हैं, महर्षि चरक ने। पतंजलि जी ने बहुत सारे सूत्र लिखे हैं। स्वामी बाग भट्ट ने बहुत सारे सूत्र लिखे हैं। लेकिन अगर हम इसमें से बहुत ही सिंपल सूत्र ले लें, 3 से 4 सूत्र, तो वो क्या हैं? सबसे पहला सूत्र क्या है जो बहुत ही सिंपल है? राजीव दीक्षित जी ने भी बहुत इनको रिपीट किया है अपने सेशंस में, उन्होंने बहुत इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। कहा है भोजनांते विषम वारी। अगर हम भोजन के बाद पानी पीते हैं तो वो एक विष के समान है, जहर के समान है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जठर होता है, स्टमक, जिसको हम अमाशय कहते हैं, एपिगैस्ट्रियम भी कहा जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे वहां पे डाइजेस्टिव फायर जल जाती है, जठराग्नि जिसे बोला जाता है, और जो हमारे खाने को पकाने का काम करती है। अगर आप एक गैस का एग्जाम्पल लें, हमारा खाना तब तक पकता है जब तक नीचे फ्लेम होती है। अगर हम फ्लेम को बंद कर दें तो खाना पकना ही बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा फूड तभी तक डाइजेस्ट होता है जब तक जठराग्नि जल रही होती है। अगर हम इसके बाद तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो जठराग्नि का क्या हाल होगा? वो बुझ जाएगी। जठराग्नि बुझ जाएगी तो हमारे शरीर में वो खाना जो है वो सड़ने लगेगा। सड़ेगा तो गैसेस बन के इधर उधर फैलेगा। हमारे स्टमक में है जो ब्लॉटिंग हो जाएगी, विच इज वेरी कॉमन दीज डेज। सो पहला सूत्र क्या कहता है कि हमें पानी नहीं पीना खाना खाने के साथ और खाना खाने के बाद। अगर पीना भी है तो हम पी सकते हैं 1.5 घंटे के बाद। अगर 1.5 घंटा नहीं रुक सकते तो एटलीस्ट 1 घंटा तो अवश्य रुकें,
कि 1 घंटे के बाद हम पानी पिएं। और पहले कब पी सकते हैं? 40 मिनट पहले। 40 मिनट पहले हम पानी पी सकते हैं भोजन करने से पहले। अगर हमें 11 बजे भोजन करना है तो हम 10:20 पे पानी पिए, और बाद में 11 से 11:30 खाना खत्म करने के बाद हम तकरीबन 12:30 बजे पानी पिए। और खाना खाते हुए सिर्फ खाना ही खाएं, टीवी मोबाइल सबको दूर रखें। अगर फिर भी हमें लिक्विड लेने की जरूरत पड़ती है तो क्या लिक्विड लेना चाहिए? जनरली ले हम छाछ भी सकते हैं, फलों का रस भी ले सकते हैं, नींबू रस भी ले सकते हैं और दूध भी ले सकते हैं। लेकिन इन तीनों का भी एक खासियत है। जो छाछ है, छाछ काम करती है दोपहर को। अगर बेस्ट रिजल्ट के लिए आप लेना चाहें तो खाना खाने के बाद, लंच के बाद आप छाछ ले सकते हैं, वो आपको फायदा करेगा। सुबह नाश्ते में आप फलों का रस ले सकते हैं, बहुत फायदा करेगा। रात को आप लिक्विड लेना चाहें तो दूध ले सकते हैं, खाना खाने के 15-20 मिनट बाद दूध लीजिए, बहुत फायदा करेगा। अगर आप पुराने लोगों को देखेंगे, सभी लोग रात को गर्म दूध पीने की आदत होती थी। बाय डिफॉल्ट यू गेट वन गुड हैबिट कि रात को आप दूध पी के सो रहे हैं, गर्म दूध। तो दैट इज द राइट कॉम्बिनेशन। अगर आपको लिक्विड लेने भी हैं तो फ्रूट जूस इन द मॉर्निंग, छाछ लंच एंड मिल्क इन द डिनर। दूसरा सूत्र कहता है कि पानी घूंट घूंट करके पिएं। अभी आप पानी देखेंगे तो बॉटल ली जाती है, बॉटल को मुंह लगा के गटागट पानी पी गए। अब गटागट पानी पीने का, अब आपने किसी जानवर को अपने आसपास पानी पीते हुए देखा है? किसी पक्षी को, डॉग को पानी पीते हुए देखा होगा, लॉयन को। जैसे डॉग पानी पीता है, लॉयन को आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, डॉग पानी पीता है तो जीभ निकाल के चाट चाट के पानी पीता है। चिड़िया या कोई पक्षी जो है वो अपनी बीक को बार बार ड्रॉप करके पानी पीती है। तो दे आर ड्रिंकिंग वाटर वेरी स्लोली। क्या कारण है इसका? और हम लोग गटागट पानी पी जाते हैं, ग्लास के ग्लास पानी पी जाते हैं। क्योंकि हमारे मुंह की जो तासीर है वो क्षारीय है, दैट इज अल्कलाइन, राइट। और हमारे पेट में एसिड भरा है। तो कॉम्बिनेशन क्या है? बेस्ट कॉम्बिनेशन इज अल्कलाइन एंड एसिडिक, राइट। लेकिन अगर हम पानी गट गट करके पीते हैं तो जो हमारे मुंह का अल्कलाइन है वो नीचे नहीं जा पाता। तो बेस्ट वे है हम पानी घूट घूट करके पिएं, ताकि हमारे मुंह में जो सलाइवा है, जो हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जो अल्कलाइन है, वो ग्रेजुअली पानी के साथ नीचे जाए और जो अम्ल हमारे पेट में है उसको शांत करे। साथ में कहा भी गया है, खाने को पियो और पानी को खाओ। खाने को इतना चबाओ अपने मुंह में कि वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। कहा तो 32 बार गया है चबाने के लिए, बट आई नो दैट इज नॉट फीजिबल। बट स्टिल हम इतना च्यू कर सकते हैं कि हम खाने को बिल्कुल उसका लार्वा बना दें, ताकि हमारी आंतों को मेहनत ना करनी पड़े। और पानी को हम बिल्कुल सिप सिप घूंट घूंट करके पिए। दैट विल हेल्प अ लॉट। तीसरा सूत्र, ठंडा पानी नहीं पीना है। हम जो चिल्ड वाटर है, एनी काइंड ऑफ एरिएटेड ड्रिंक्स, कुछ भी है, वो हमने नहीं पीना है। हम नॉर्मल पानी पिए, नॉर्मल वातावरण का मटके का पानी पिए। सर्दियों में हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं, बट ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिए। ठंडा पानी भी हमारे आमाशय को नुकसान पहुंचाता है। चौथा सूत्र क्या कहता है? उठते ही पानी पीना चाहिए। उठते ही आप 2 से 3 ग्लास पानी पिए। जिनको कब्ज की शिकायत है, जो अर्ली शिकायत होती है जिनको कब्ज की, उसमें आपका पेट साफ करने में बहुत ही लाभकारी है। पानी पीने से हमारी जो सलाइवा पे हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी अंदर चली जाती हैं इसोफेगस के थ्रू। मॉर्निंग में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी खाएं, अच्छी चीजें मॉर्निंग में खाएं। और मॉर्निंग में आप जितना मर्जी खा सकते हैं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो आपकी डाइजेस्टिव पावर है, वो पीक पे होती है। उस पे खाने से हमारा इसोफेगस, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो रात के डिटॉक्स के बाद पूरा क्लीन सिस्टम होता है। अगर उस टाइम पे आप कुछ अच्छी चीजें देंगे तो हमें उतना ही फायदा होगा। पर बहुत से लोग होते हैं जो सुबह उठते ही स्मोकिंग भी करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो उठते ही सबसे पहले बेड टी पीते हैं। तो टी पे हमने एक स्पेशल, वी विल टॉक ऑन टी, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस अराउंड टी। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सुबह सुबह अच्छी अच्छी चीजें लें। हम बेलगिरी का शरबत पिए, हम जीरे का पानी पिए, हम धनिए का पानी पिए, हम नींबू पानी ले सकते हैं। एनी लिक्विड एंड फ्रूट्स दैट वी नीड टू टेक इन द मॉर्निंग। कम से कम एक यही नियम बना लें कि उठते ही पानी पिएंगे। तांबे के बर्तन का पानी पिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल पानी ही पी लें। अब आते हैं हम वात पित्त और कफ पे।
तो उन 4 सूत्रों का अगर हम अमल करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम वात पित्त और कफ पे आते हैं, तो वात पित्त और कफ होना तो कायदे से बैलेंस में चाहिए, इक्वली, बट देर आर सम प्राइमरी, एक टाइम पे प्राइमरी होता है, कभी कफ, कभी पित्त और कभी वात। तो उसको देखा गया है कि बचपन की उम्र में कफ प्रभावित होता है, ज्यादा कफ अधिकतर होता है। देखें तो 14 साल तक के बच्चों में कफ की तासीर मानी जाती है, 14-15 साल से 60 साल तक पित्त की तासीर मानी जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको खांसी, नजला, जुकाम बहुत ज्यादा होता है। जवानी में गुस्सा बहुत आता है, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सबको होता है कि जी हम फुल कमांड में हैं, बहुत कंट्रोल है। तो पित्त प्रवृत्ति बहुत बड़ी होती है जवानी में। और वृद्ध अवस्था में वात प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तकरीबन 60 साल के बाद इट्स वात विच विल टेक द कमांड। तभी आप देखेंगे कि बुढ़ापे में दर्द, स्वेलिंग, सूजन, चलने में दिक्कत, ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जवानी में दर्द हो ही नहीं सकता। आजकल तो अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस 32 से 33 साल की उम्र में होने लगा है। 16-16 साल के बच्चों को रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। 17-17 साल के बच्चों के किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो लाइफस्टाइल उस पर हम आएंगे, बट अभी हम बेसिक्स कवर कर लें। वात, पित्त और कफ की तासीर क्या होती है। और अगर हम इसे पूरे दिन में बांटें, कफ, वात और पित्त को, तो कफ हमारा मॉर्निंग में होता है, 5 AM to 7 AM। कफ 5 बजे से सुबह 7 बजे तक हमारे पीक पे होता है। और उसके बाद शाम तक हमारी पित्त प्रवृत्ति रहती है, सुबह, दोपहर, शाम तक। और रात को हमारा वात प्रधान हो जाता है। और सुबह 4 से 5 बजे तक हमारा वायु और कफ दोनों एक बैलेंस में प्रधान होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, किसी को कितनी भी पुरानी कब्ज हो, उनको अगर आप 4 बजे उठना स्टार्ट करा दें, तो 80 to 90% लोगों की कब्ज ठीक हो जाएगी। क्यों ठीक हो जाएगी? कफ क्या करता है? कफ देता है चिकनाहट। तो उस समय पे 4 से 7 के बीच में हमारी आंतों में चिकनाहट क्रिएट होती है सबसे ज्यादा पूरे डे में। और वायु क्या करता है? वायु गति प्रदान करता है। तो अगर 4 से 5 के बीच में दोनों की प्रधानता है, तो चिकनाहट कफ दे रहा है आंतों में, और वायु गति दे रहा है। तो मोशन हमारा मूव करके हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए अगर हम 4 से 5 के बीच में उठना शुरू कर दें, तो हमारे कब्ज की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ये हम बहुत बार हमने आजमाया हुआ है, और आप भी आजमा के देख सकते हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज बेसिक बेसिक थिंग्स। खड़े होके पानी ना पिए, उकड़ू बैठ के पानी पीना चाहिए। एक उकड़ू बैठने का बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप पहले कोई भी कार्य करें, पहले कोई भी कार्य करते थे, तो सब में मोस्टली हम उकड़ू बैठ के या हम आलती पालती मार के बैठा जाता था। तो हमारे बॉडीज की, जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन हो जाती थी। आजकल सब काम खड़े होके होता है, या एटलीस्ट चेयर पोजीशन में होता है। हम स्टूल पास करते हैं चेयर पोजीशन में। अब आज किसी को आप बोलो कि इंडियन टॉयलेट में बैठ जाए, तो लगभग मौत ही आ जाएगी अगर 5-10 मिनट उसको बैठना पड़ गया तो। घुटनों की ऐसी स्थिति है। 25 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। तो जो हम उकड़ू पोजीशन में बैठते थे, तो एक बार सिर्फ बैठने से हमारा जॉइंट मोबिलाइज हो जाता था। सो दोज थिंग्स वी नीड टू सी। लाइक अगर आप देखें, ये हमारा एक एल्बो है, राइट? अगर आप इसको सिर्फ एक बार फोल्ड कर देते हैं, राइट, तो आपका एल्बो जॉइंट मोबिलाइज हो जाता है। बट हम कितनी बार करते हैं दिन में? शायद एक बार भी नहीं। ना ही हमारा कोई सिस्टम है जिसमें हमें करने की जरूरत पड़ती है। हम तो बस खड़े हैं, खड़े होके सारे काम हो रहे हैं। अगर टॉयलेट जाना है तो चेयर पोजीशन में बैठ के जाते हैं, उकड़ू बैठते ही नहीं है। उकड़ू बैठने से हमारी आंतों पे दबाव आता है और हमारा पेट अच्छे से साफ होता है। इनफैक्ट बहुत से लोग अब जो इंग्लिश शीट पे भी बैठते हैं, वो अपने पैरों के नीचे स्टूल रखने लगे हैं। अगर आप पैरों के नीचे अपने स्टूल रख के पैरों को थोड़ा सा पोजीशन को ऊपर उठा देंगे, तो आपके आंतों की सफाई और अच्छे से होगी। आप आजमा सकते हैं इसको। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप उकड़ू पोजीशन में इंडियन शीट पे बैठ के टॉयलेट करते हैं, तो आपकी आंतों की क्या स्थिति होगी। खाना बनता है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, बैठने का कोई काम नहीं है। खाना खाते हैं, वो सिटिंग पोजीशन में, चेयर पोजीशन में या खड़े खड़े खाते हैं। पहले आपने कभी किसी को खड़े खड़े खाना खाते हुए नहीं देखा होगा। इवन हमारे हिंदू ट्रेडिशन में, इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन माइथोलॉजी में, अगर कोई हम
कस्टम, कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, तो भी सबको बिठा के खाना खिलाया जाता था। लेकिन अब वो सारी प्रथाएं दूर हो रही हैं। लेकिन कम से कम हम अपने घर में तो इतना कर ही सकते हैं कि हम एक टाइम घर में सब लोग जमीन पे आलती पालती मार के बैठ के खाना खाएं शांति से। ना टीवी देखें, ना मोबाइल देखें, और सिर्फ खाने पे ध्यान दें। हमें पता होगा कि हम क्या खा रहे हैं। अभी तो ये है, ये नहीं पता क्या खा रहे हैं, क्या चबा रहे हैं और क्या हजम हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। पहले नहाते थे तो नहाते थे बैठ के, बैठ के नहाते थे, पैरों से नहाना शुरू करते थे, मग्गे से पैरों में पानी डालते थे, फिर अपने हाथों को मसला जाता था, फिर पूरी बॉडी पे, सर पे पानी डालते थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड शावर, एवरीबॉडी इज टेकिंग शावर, सीधा सर पे पानी आता है, बहुत नुकसान करता है। और अभी तो एक और प्रथा शुरू हो गई है, खासकर कॉरपोरेट्स में। मेरे बहुत सारे मित्र हैं कॉरपोरेट में, तो मुझे पता है कि वो खाना खाने के बाद, घर जाने के बाद नहाएंगे और फिर सोएंगे। दिस इज अ वे टू इनवाइट द डेथ एक्चुअली। अगर आप खाना खाने के बाद नहा रहे हैं तो आप अपने शरीर में फिर से अपने डाइजेस्टिव फायर को ब्रेक कर रहे हैं। अपने डाइजेस्टिव फायर को बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में फिर नुकसान होगा, वात पित्त कफ का बिल्कुल इंबैलेंस हो जाएगा। नहाना हमें जरूर चाहिए। अंग्रेजों में ये प्रथाएं थी क्योंकि वहां पे ठंड बहुत पड़ती है, वो लोग रोज नहाते नहीं हैं। वहां पे उनकी सिचुएशंस डिफरेंट हैं। जैसे चाय का एग्जांपल लें, तो चाय किसने इंट्रोड्यूस की है हिंदुस्तान में? अंग्रेजों ने। उससे पहले तो कभी चाय नहीं थी। तो चाय पी जाती थी ठंडे प्रदेशों में। इसका यह भी एक कारण है, इसीलिए चाय कहीं भी होती है तो ठंडे प्रदेशों में ही होती है। चाहे आप कुन्नूर की साइड चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, जहां पे ठंडे प्रदेश हैं वहां पे चाय होती है। जिन लोगों का बीपी लो होता है, राइट, उनको चाय फायदा करती है। लेकिन जिनका बीपी नॉर्मल है या हायर साइड पे है, उनके लिए चाय जहर है। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि हमारा एनवायरनमेंट क्या कहता है। अब हमारे एनवायरनमेंट ने हमें सारी चीजें इस तरीके से दी हैं कि हमें जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे आसपास उपलब्ध हैं, और सीजनल चीजें उपलब्ध हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें, अगर हम अपने साल को बांट दें, गर्मियों में हमें क्या मिलता है सबसे ज्यादा? हमें मिलती है बेलगिरी, तासीर बहुत ठंडी होती है। तरबूज मिलता है, खरबूजा मिलता है, आम मिलता है। आम की तासीर गर्म मानी जाती है, पर उसको पित्त को ठंडा करने के लिए, गर्मी को भगाने के लिए उसके बहुत सारे यूसेज हैं। आम पन्ना आप सब लोग पीते होंगे। सत्तू होता है। तो गर्मियों में ही क्यों आता है? क्योंकि हमारे शरीर को उसकी जरूरत है मौसम के हिसाब से, इसीलिए उसको प्रोड्यूस किया जाता है। जब मौसम बदलता है, मॉनसून सीजन में हमारी इम्यूनिटी लो होती है, उस टाइम पे हमें फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए। हम पियर आती है, पियर बहुत खाएं, आपके को कभी कब्ज की बीमारी नहीं होगी। नवरात्रे कब आते हैं? नवरात्रे आते हैं मार्च में और सितंबर के आसपास। वो दो टाइम ऐसे होते हैं साल के, वेदर चेंज के टाइम पे आप देखेंगे बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमें वेदर चेंज में प्रॉब्लम होता है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस टाइम पे हमारा इम्यूनिटी बहुत लो होता है। तो उस इम्यूनिटी पे नवरात्रों का कॉन्सेप्ट है कि आप उस टाइम पे सिर्फ फलों का आहार करें, राइट। फलों फल सिर्फ फल खाएं। लेकिन हम तो लगे हैं कुट्टू और आलू खाने में दबा के। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा चीजों का। वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, बिकॉज हमारी इंडियन ट्रेडिशन में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज बेकार नहीं है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, बट उस लॉजिक को हमें समझने की जरूरत है कि वो लॉजिक क्या है। सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करने से और कुछ भी उसको कस्टमाइज कर देने से अपने हिसाब से, दैट इज नॉट द राइट वे टू डू। अब हमारे यहाँ फास्ट देखेंगे तो 10 आदमी से मिलोगे, 10 की अलग डेफिनेशन है। सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो नवरात्रों में आप सिर्फ फलों का रस पिए, फलों को खाएं, देखें आपका डाइजेस्ट सिस्टम कैसे काम करेगा, एंड दैट विल गिव इन अ वे डिटॉक्स टू योर कंप्लीट सिस्टम। दैट विल इज अ काइंड ऑफ रेडीनेस फॉर द अपकमिंग सीजन, कि आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। विंटर्स में गर्म चीजें आती हैं, गाजर आती है सबसे ज्यादा। गाजर की तासीर गर्म है, गाजर का जूस आप पिए, बहुत फायदा करती है। तो इस तरीके से हमें अपने नेचर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और नेचर से मिल रही चीजों की जो सीजनल चीजें हैं उनको हम बहुत खाएं। ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट है, व्हेन वी टॉक अबाउट, देयर इज वन थिंग इज कॉल्ड एज अ बर्थ एज, जो हमारी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हमारी उम्र है, जो हमारी जन्म पत्री के हिसाब से हमारी उम्र है। और एक होती है बॉडी एज, जो हमारी बॉडी की उम्र है। सो
बर्थ एज इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हमें कहीं कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो बर्थ एज इंपॉर्टेंट है। हमें लोन लेना है, बर्थ एज इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ एप्लीकेशंस लगानी है, बर्थ एज इंपॉर्टेंट है। बट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है क्या? बॉडी एज। राइट, अब आप देखें अपने आसपास, आप बहुत से लोगों को देखते होंगे कि जो बहुत फिट दिखते हैं। राइट, और कुछ लोग हैं जो बचपन में ही बहुत बूढ़े बूढ़े और बहुत सुस्त लगने लगते हैं। तो बॉडी एज का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। इफ विल टेक एन एग्जांपल ऑफ टू कार्स, हम दो कार का एग्जांपल लें। अगर एक कार है बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड, टाइमली सर्विस कराते हैं, सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो वो कार आपको 5 साल में भी बिल्कुल नई के जैसी लगेगी। और एक कार है जिसका कोई ध्यान ही नहीं रख रहा, ना क्लीनिंग है, वो 5 साल में ऐसी उसकी खस्ता हाल हो जाएगी, तो यू विल नॉट इवन लाइक टू सिट इन दैट कार। तो कार की उम्र, बर्थ एज तो 5 साल ही है दोनों की, लेकिन बॉडी एज इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। राइट, तो हमें यह कोशिश करनी है कि हमारा शरीर 60 साल की उम्र में भी 35 और 40 साल का ही रहे। वो कैसे रहेगा? अब आप देखते हैं कुछ लोग हैं बहुत बुजुर्ग हैं। आई वॉज रीडिंग ऑन इंटरनेट, देयर वॉज अ लेडी ऑफ 75 ईयर्स, और वो ऐसे योगा करती हैं, ऐसे आसन करती हैं कि बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट आसन भी बहुत इजीली कर लेती हैं। तो उनको आप 75 साल की तो नहीं कह सकते। अब बहुत से बुजुर्ग मिलते हैं, वो कहते हैं जी हमारी तो रिवर्स एज शुरू हो गई है, हम तो 40 साल के हो गए हैं। तो एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसे नहीं कहा गया है। तो देर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। सो बॉडी एज वी नीड टू जस्ट टेक केयर। 40 साल में आप 60 साल के ना लगे, और 60 साल में आप 40 साल के लगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? वी नीड टू वर्कआउट ऑन आवर बॉडी। बॉडी का हमें यूज करना होगा, बॉडी पे हमें वर्कआउट करने होंगे। बॉडी के, बॉडी सिर्फ आराम देने के लिए नहीं है, बॉडी का काम है उसके वर्कआउट कराना। तो हमारा शारीरिक श्रम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शारीरिक श्रम हमारा 4 से 5 घंटे का जरूर होना चाहिए, और बढ़ा लें 8 घंटे तक हो सकता है, 8-9 घंटे तक। बट ऐसा भी ना हो कि हम 15-16 घंटे काम कर रहे हैं, 12-15 घंटे काम कर रहे हैं, वो नुकसान देगा। तो 5 से 8 घंटे का हमारा शारीरिक श्रम होना चाहिए। न्यूट्रिशन, सेकंड इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन में आप किस तरीके का आहार खा रहे हैं। कहा जाता है आहार ही औषधि है, और किचन इज द बेस्ट हॉस्पिटल। राइट, सो किचन में जिस तरीके का हम आहार बना रहे हैं, दैट इज गोइंग टू डिफाइन कि हम कैसे रहने वाले हैं। तो आप फलों का, सब्जियों का समावेश करें अपने भोजन में। मेक श्योर 80-20 नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 50-50 कर लें। 50% कच्चा जरूर खाएं, फल खा लें, सैलेड्स खा लें, जूसेस पी लें, रॉ खाएं, एनीथिंग। You will see that is going to make the right balance of alkaline and acidic, and going to grow your body like, आपकी बॉडी का तेज ही अलग होगा। थर्ड इज अ थॉट प्रोसेस। राइट, सो थॉट प्रोसेस, we need not be I centric, right? We need to be we, एंड वी में ऐसा भी नहीं कि मैं, मेरा भाई, मेरी बहन। वी में वी एज अ सोसाइटी। राइट, सो वी जस्ट नीड टू सी द वी एस्पेक्ट। हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। वी नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, वी नीड टू बी वेरी अकोमोडेटिव। राइट, सो इफ यू सी आई एंड वी, सो इलनेस और वेलनेस, फर्क सिर्फ आई और वी का ही है। सो प्लीज इंश्योर वी आर कीपिंग वेलनेस, वी आर गोइंग अहेड टूवर्ड्स वेलनेस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट, प्रॉपर रेस्ट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बॉडी को अपने पूरा रेस्ट दें, हम बॉडी को डिटॉक्स करने का पूरा मौका दें, टाइम से सोएं, ताकि हमारी 11 से 4 की जो क्रिटिकल डिटॉक्स विंडो है उसको हम लूज ना करें। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है फास्टिंग। फास्टिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी रिपेयर मैनेजमेंट सिस्टम टू वर्क। हमारी बॉडी में एक रिपेयर सिस्टम हमेशा काम करता रहता है। अगर हम बोले हमारी स्किन जो है 28 डेज में स्किन हमारी रिप्लेस हो जाती है। ब्लड जो है 3 से 4 महीने में हमारा ब्लड चेंज हो जाता है। हमारा ब्लड जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो क्लीन हो जाती हैं अगर हम अच्छा खा रहे हैं। तो फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑटोफेगी एज वेल, राइट, जिसमें हम 72 घंटे तक कुछ नहीं खाते, और वो आपके सिस्टम को क्लीन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए एक्सीलेंट थेरेपी है। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फास्ट। डॉक्टर शालू ने ऑलरेडी फास्ट का एक पूरा सेशन कवर किया है, तो आप लोगों ने उसमें सुना होगा। तो फास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So we just need to take 7 basic principles in mind, right? कि 7 हमें अपने बेसिक प्रिंसिपल बनाने हैं। फर्स्ट, प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो हमें उस पर काम करना है।
इन सातों को भी अगर आप मिलजुल के करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा. Then excretion and circulation system. So I will say two are the objective. Digestion system should be proper and excretion and circulation system should be proper. So these three are our objectives. और अगर हम करें इसको कैसे करेंगे? एक्सरसाइज इज मस्ट. आपके डेली स्केड्यूल में 40 मिनट्स एक्सरसाइज और 20 मिनट्स प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राणायाम में आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ डीप ब्रीथ करें, लंबी लंबी श्वासें लें. नाक से लें, बहुत फायदेमंद है. अगर नाक से नहीं ले सकते, मुंह से ले लो. एक और एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं. किसी का बीपी कितना भी हाई हो, उसको 2 मिनट डीप ब्रीथ करा दो, उसका बीपी नॉर्मल आ जाएगा. दैट इज दी एसओएस रेमेडी ऑफ बीपी, हाई बीपी. लंबी लंबी सांसें लेनी है. नाक से नहीं ले सकते, मुंह से ले लो. जस्ट लाइक दिस, 15 to 20 minutes ड्यूरिंग द डे, एंड यू विल सी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ता है. फूड कॉम्पोजिशन क्या हो, एटलीस्ट 50% शुड बी रॉ एंड फ्रेश, राइट. दैट वी ऑल नीड टू टेक केयर. वी हैव ब्रीफली डिस्कस्ड. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में. वाटर, 60% ऑफ योर बॉडी वेट इन आउंस, राइट. अब बहुत से लोग पूछते हैं जी पानी कितना पिए, 2 लीटर पिए, 3 लीटर पिए, 4 लीटर पिए. तो मिनिमम वाटर की कंजम्पशन आपकी होनी चाहिए. बॉडी वेट आपका जितना भी है, 70 किलो है, इनटू द आउंस 35 पॉइंट समथिंग, एंड देन ऑफ 60%, वो आपका वाटर का इनटेक होना चाहिए दिन में. स्लीपिंग पैटर्न, आपको 10 बजे अपने बेड पे चले जाना है, ताकि 11 बजे की जो आपकी डिटॉक्स साइकिल है वो आप लूज नहीं कर रहे हैं. 10 बजे अगर आपको बेड पे जाना है तो 9 बजे आपका टीवी स्विच ऑफ हो जाएगा. आपका मोबाइल 9-9:15 तक स्विच ऑफ हो जाने चाहिए. क्योंकि अगर आप टीवी या मोबाइल देख के बेड पे जाएंगे तो आप उन विचारों को साथ लेकर जा रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन अ डीप स्लीप एंड इन योर बॉडी डिटॉक्स प्रोसेस. सो प्लीज मेक दिस इज अ बेसिक हैबिट. प्रेयर एंड मेडिटेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप जिसको भी माने, प्रभु का ध्यान करना बहुत जरूरी है. वी नीड टू बी थैंकफुल टू द गॉड कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करें. और जो टाइम हम दे सकते हैं, कहा तो 10% जाता है, बट जितना दे सकते हैं उतना प्रेयर एंड मेडिटेशन पे ध्यान दें. सो यू विल सी द मैजिक ऑफ योर बॉडी. दूसरा, आप देखें हमारे जो शेड्यूल है, ड्राइनेस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ-ए-डेज. आप बच्चों को देखें, सबसे ज्यादा अस्थमा हो रहा है आज की डेट में. आपने सुना नहीं होगा बच्चों को अस्थमा 10-15 साल पहले. आज की डेट में बच्चों को अस्थमा बहुत है, पाइल्स की बीमारी बहुत है, कॉन्स्टिपेशन बहुत है, क्योंकि ड्राइनेस है. हर जगह बॉडी में ड्राइनेस है. आप अपनी बॉडी को चेक करेंगे तो यू विल सी, जो सूक्ष्म अवलोकन कहा गया है, तो आप चेक करें अपनी बॉडी को, यू विल सी एवरी ऑर्गन आपको ड्राइनेस दिख रही है. जो हम खा रहे हैं, जो हम चूरन खाते हैं, पुड़ियाएं खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो ड्राइनेस को और बढ़ाते हैं. तो ड्राइनेस कैसे खत्म की जाए? 3 बेसिक तरीके हैं जो आप, अब मैं जब आपको बताऊंगा तब रियलाइज करेंगे कि आपके दादा दादी ये सब ये करते आ रहे हैं. नाक में तेल डालो, नाभि में तेल डालो, और गुदा द्वार पे तेल लगाओ. अगर आप इन 3 जगह पे डेली ऑयलिंग करेंगे तो आपकी बॉडी में ड्राइनेस में बहुत हेल्प मिलेगी. ओके. नोज में सोने से पहले ऑयल डालना इज वेरी वेरी एसेंशियल. अभी तो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना तो रेस्पिरेशन की बीमारी है, रेस्पिरेशन में ड्राइनेस है, खुश्की है. तो उसको दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप अपनी नाक में 3-3, 4-4 बूंदे तेल की डालें. गाय का घी डालें, बहुत अच्छा है. षटबिंदु तेल डालें, अनु तेल डालें, तिल का तेल डालें, आंखों में भी बहुत फायदा करेगा, बालों के लिए बहुत फायदा करेगा, स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है. तो नाक में तेल अवश्य डालें. नाभि में तेल डालेंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा फायदा मिलेगा, आपके होठों पे कभी ड्राइनेस नहीं आएगी. एनस में तेल डालेंगे तो आपको कभी भी पाइल्स फिशर जैसी बीमारी नहीं होगी. पाइल्स फिशर जैसी बीमारियां क्यों होती हैं? हमारा स्टूल कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड हो जाता है. एनस पे हमारे ड्राइनेस होती है, वॉल को वो डैमेज करना शुरू कर देता है. ग्रेजुअली इट टेक अ फॉर्म ऑफ पाइल्स, इट टेक अ फॉर्म ऑफ फिशर, होमोरॉइड्स हो जाते हैं अंदर. तो इसीलिए ड्राइनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. हमें कब्ज की शिकायत लगती है तो सबसे पहले पानी को बढ़ाएं. त्रिफला इज अ वेरी गुड पाउडर, जो इकलौता ऐसा पाउडर है जो ड्राइनेस नहीं बढ़ाता है, उसको आप ले सकते हैं. फटे दूध का पानी आप पी सकते हैं, जो ड्राइनेस नहीं बढ़ाता है. तो इन बेसिक बेसिक चीजों का आप ध्यान रखें, एंड यू विल सी अ चेंज इन योर बॉडी.
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आजकल बहुत फेमस है, हाइजीन एंड मॉडर्नाइजेशन, राइट? तो हाइजीन एंड मॉडर्नाइजेशन, हाइजीन इज वेरी गुड, राइट? वी ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बेसिक हाइजीन्स, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हाइजीन हम किस एवज से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, केमिकल्स का हम क्या यूसेज ले रहे हैं उस हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। सो वी जस्ट नीड टू सी, हाइजीन मस्ट बी देयर, राइट, लेकिन विद द राइट वेज। अब हमने दांतों को साफ करते हैं, दांतों को साफ करने के लिए सबसे बेहतर है नीम की दातुन, क्योंकि अब सबसे पहले उठते ही, अब बहुत से लोगों की हैबिट है कि सबसे पहले उठते ही ब्रश करते हैं। और आजकल तो टूथपेस्ट भी कौन से आ गए, एंटीबैक्टीरियल टूथपेस्ट। अब एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी लार में, टंग्स में सलाइवा है, माउथ में, और वो बहुत इफेक्टिव होता है मॉर्निंग का, जिसको स्वेलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम घूट घूट करके पानी पिए ताकि हमारे सलाइवा का हमारे पेट में चला जाए। दूसरी तरफ हम एंटीबैक्टीरियल टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। सो एंटीबैक्टीरियल टूथपेस्ट तो कभी इस्तेमाल ना करें, कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें पर एंटीबैक्टीरियल ना करें, क्योंकि जो हमारी बॉडी में अच्छी चीजें बन रही हैं उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है एंटी एसिडिक का। हम, गैस बनती है, पित्त बनता है, तो एंटी एसिडिक्स लेना शुरू करते हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारा पेट एसिड बनाए जो हमारे फूड को ब्रेक करने के लिए काम आए, पर दूसरी तरफ हम उसको एंटी एसिडिक लेके, एंटासिडिक लेके हम उसको दबाए जा रहे हैं। अब हम लोगों से मिलते हैं तो आई वुड से कि एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल आर टेकिंग एंटी एसिडिक्स इन द मॉर्निंग, जस्ट एज अ हैबिट, इवन विदाउट नोइंग द इम्पैक्ट और साइड इफेक्ट्स, लिए जा रहे हैं। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हाइजीन और मॉडर्नाइजेशन में हम कैसे इनका एक बैलेंस बना के चलें। नीम की दातुन अवश्य करें, एक्चुअली हफ्ते में 2 से 3 बार तो जरूर करें। अगर आपने टूथपेस्ट करना भी है तो कम से कम पहले आप प्रॉपर पानी वगैरह पी लें, नीम की दातुन करके उसके बाद टूथपेस्ट कर लें। सो वी जस्ट नीड टू मेक सम हैबिट्स, राइट? सैनिटाइजर्स, अब आप देखेंगे हम सैनिटाइजर्स का यूसेज इतना बढ़ गया पिछले 3 महीने में। आफ्टर 5 to 6 months यू विल सी सो मेनी स्किन प्रॉब्लम्स। आई अंडरस्टैंड कि अभी प्रॉब्लम है कोरोना का, हाइजीन इंपॉर्टेंट है, बट हैंड वॉश करें, दैट इज मच बेटर। बट ऐसा नहीं ना कि हम सैनिटाइजर्स की बॉटल्स निपटाए जा रहे हैं, सब्जियों पे सैनिटाइजर्स, पूरी बॉडी पे सैनिटाइजर्स। वी जस्ट नीड टू अप्लाई सम लॉजिक एक्चुअली। लॉजिक इज वेरी वेरी क्रिटिकल। जो हम केमिकल्स उस पर अप्लाई करे जा रहे हैं वो केमिकल्स हमें नुकसान तो पहुंचाएंगे ही ना। हमारी स्किन के पोर सारे बंद हो जाएंगे। हमारी स्किन, हम बोलते हैं कि एक्सक्रीशन 24/7 हो रहा है, हमारी स्किन में पोर्स हैं, और जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है। तो आप उस पर सैनिटाइजर्स केमिकल्स लगाए जा रहे हैं तो स्किन एब्जॉर्ब करेगी ना। अगर आपको मेरा पुराना सेशन याद हो जिसमें हमने स्किन डिजीज को कवर किया था, तो उसमें आपको ध्यान होगा कि हमारे स्किन की मल्टीपल लेयर होती हैं और डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होते हैं। तो अगर सैनिटाइज इस लेवल पे करेंगे तो वो डेफिनेटली स्किन प्रॉब्लम्स का रूप ले लेगा, और जो हम देखेंगे अगले 4 to 5 months में फॉर दिस हाइजीन प्रैक्टिस। सो अ टी, राइट? सो टी बहुत पसंद है लोगों को, चाय के बिना तो काम नहीं चलता। अब हमारे यहाँ लोग रहने आते हैं तो कहते हैं चाय के बिना कैसे काम चलेगा, चाय तो चाहिए ही चाहिए, बेड टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज तो हमारा तो सर फट जाएगा। तो चाय का कहा गया है, कफ काटन वायु हरण, बुद्धिहीन बलशीन, लहू को पानी करे, 2 गुण अवगुण 3। तो चाय कफ को काटती है, वायु को हरती है, 2 गुण हो गए, बुद्धि को हीन करती है, बल को क्षीण करती है, और लहू को पानी करती है, तो 3 अवगुण है। तो इसीलिए चाय का फायदा नहीं है। दूसरा हमने चाय डिस्कस किया कि ठंडे प्रदेशों में चाय पीना फायदेमंद है एक तरीके से, लेकिन गर्म प्रदेशों में जहां पे जिनका बीपी ऑलरेडी नॉर्मल है और हाई है, वहां पे चाय पीना फायदेमंद नहीं है। दूसरा, पीएच लेवल, राइट? पीएच लेवल हमारी बॉडी का 7.4 होता है नॉर्मली, लेकिन ठंडी जगहों पे पीएच लेवल 8+ होता है। चाय एसिडिक है नेचर में, तो हमें चाय को, गर्म प्रदेशों में चाय को अवॉइड करना चाहिए। चाय का एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है अर्जुन की छाल, राइट? आप अर्जुन की छाल को इस्तेमाल करें, चाय का जैसा रंग भी देगा और चाय का स्वाद भी देगा। अपने गेस्ट को भी पिलाएं, खुद भी पिएं, पूरा फायदा उठाएं। जीरे का इस्तेमाल करें, जीरा इज ऑल्सो वेरी अल्कलाइन एंड वेरी गुड। तीसरा, फिर भी अगर हमें चाय पीनी ही है तो कैसे पिएं? चाय हम कैसे बनाते हैं? चाय, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, उस पर उबाले पे उबाले मारे जाते हैं। बहुत ही गलत तरीका है, जहर है वो। अगर आपको चाय पीनी भी है तो सिर्फ चाय पत्ती उबालें। कुछ चीजें इंग्लिश वेज अगर आप देखेंगे ना, कुछ चीजों के बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे जितना बॉइल्ड और स्टीम्ड फूड वो खाते हैं, हम तो उसके आसपास भी नहीं है।
आप उनका लंच बॉक्स निकाल के देखें, यू विल सी लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। इवन वो चिकन वगैरह भी खाते हैं तो रॉ खाते हैं। हमारे यहाँ मसाले के साथ उसको खा के उसका और उसको जहर बना दिया जाता है। अब चाय पीने का तरीका क्या है? अगर हमें दूध वाली चाय पीनी भी है तो आप चाय पत्ती को पानी में उबालें, उसको एक अलग रखें, मिल्क अलग रखें, शुगर अलग रखें। तो चाय को, उबली हुई चाय आप लेके आए, उसमें फिर बाहर मिल्क मिलाएं और शुगर मिलाएं, देन यू कैन स्टिल टेक टी, राइट? बट अदरवाइज चाय जहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाय के साथ साथ जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, राइट, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रोसेस्ड फूड को थोड़ा कम इस्तेमाल करें। पैक्ड, टेट्रा, एरिएटेड ड्रिंक्स, स्टे अवे। जहां भी आपको प्रोसेसिंग दिख जाती है तो उससे थोड़ा सा दूर रहें। मैदा जहर है, नमक जहर है, चीनी जहर है। इन सब के ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। नमक की जगह सेंधा नमक लीजिए, लोहारू नमक लीजिए, चीनी की जगह खांड खाइए, गुड़ खाइए, शहद लीजिए। तो इन सब चीजों का आप इस्तेमाल करें, मैदे की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एक कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है लोगों को। हमारा कोलेस्ट्रॉल किस तरीके का? दो होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक खराब कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल एंड वीएलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर आप अपना डाइजेशन और सर्कुलेशन सिस्टम ठीक कर लें, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा। तो सिर्फ अपने पेट पे ध्यान दें और सर्कुलेशन सिस्टम पे ध्यान दें, सर, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं दोबारा से, एक रिवीजन, 7 प्रिंसिपल्स हमने किए थे, अब थोड़ा सा अगर हम उसको और जेनरिक कर दें, व्हाट वी नीड टू डू। हमारे माउथ में जितने बैक्टीरिया हैं उनका हमें इस्तेमाल करना है, उन्हें मारना नहीं है। हम पानी घूट घूट करके पिएं, सुबह उठते ही पानी पिएं, तो हमारा बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हमें बहुत फायदा देगा। एंटी एसिडिक्स बिल्कुल ना लें, किसी भी हालत में ना लें। अगर आपको लेना ही है, जीरे का पानी लें, धनिया का पानी लें, जौ का पानी लें, त्रिफला ले सकते हैं आप, फायदा करेगा आपको। खाने के साथ पानी बिल्कुल ना पिएं। प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड बिल्कुल नहीं लेना है, स्टिक नो। फर्मेंटेड फूड आप जरूर खाएं, फर्मेंटेड फूड इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। आप दही जरूर खाएं, छाछ जरूर लें, विनेगर किसी तरीके से जिस फॉर्म में लेना चाहें ले सकते हैं। बहुत सारे आजकल हमें फर्मेंटेड फूड्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। एंड लास्ट, फास्ट। फास्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? फास्ट आप जरूर करें। एक दिन, 2 दिन, 72 घंटे ऑटोफैगी नहीं कर सकते 72 घंटे का, तो कम से कम 2 दिन का तो जरूर करें। और 2 से 3 दिन का करें, इन एवरी क्वार्टर एटलीस्ट, इफ नॉट मंथली। दैट विल हेल्प इन आवर बॉडी रिपेयर सिस्टम, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में बहुत काम आता है। गाड़ी की सर्विस कराते हैं ना हर 6 महीने में, तो अपनी बॉडी की भी सर्विस कराओ। बॉडी की सर्विस के लिए नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लें जहां ले सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें जहां ले सकते हैं, थेरेपी परस्पेक्टिव से। और फास्ट रखें, कम से कम 6 महीने के बाद ही 4 दिन का फास्ट रख लो, दैट विल हेल्प अलॉट। आपकी बॉडी की पूरी क्लींजिंग हो जाएगी। सो विद दैट थॉट, आई एम जस्ट स्टॉपिंग हेयर। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और फायदा उठाएं इन चीजों का। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी वी हैव 13 to 14 minutes, और वी कैन एक्सटेंड द सेशन इफ देयर आर सम क्वेश्चंस। सो वी आर ओपनिंग। आप टाइप करें अपने कमेंट्स अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं तो। सो एक सवाल है, आई हैव टू वर्क लेट आवर्स इन द नाइट, व्हाट शुड आई टेक इफ फील हंग्री? कायदे से तो आपको 8 बजे के बाद सॉल्ट का इंटेक नहीं लेना चाहिए। आपको लेना भी है तो गर्म दूध पी सकते हैं आप। दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल लें और उसका सेवन करें, बहुत फायदा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो हमने 4 सूत्र पानी के बताए हैं, वो आप जरूर ध्यान रखें कि पानी का हम इस्तेमाल खाने के साथ ना करें। सुबह उठते ही पानी पिएं, घूट घूट करके पानी पिएं और ठंडा पानी ना पिएं। ये 4 सूत्र तो पानी के हो गए।
और दूसरा, कोशिश करें कि हम कागासन में बैठें अपने स्टूल को पास करने के लिए, तो आपकी आंतों पे जोर पड़ेगा। आंतों पे जोर पड़ेगा तो आपका बावल मूवमेंट ऑटोमेटिकली होगी। तीसरा, 4 से 5 के बीच में जो मैंने बताया कि उठने के लिए, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, फटे दूध का पानी पी सकते हैं, और एक टब का आकार छोटा सा ले लें जिसमें आप अपने नाभि से नीचे आप गीले पानी का तौलिया रखें, और वो तौलिया भी आप सुबह 7 बजे रखें, जिस टाइम पे आपका इंटेस्टाइन पीक पे होता है, तो आपको बहुत फायदा होगा। फलों का सेवन थोड़ा सा बढ़ा दें। अब हमें नेचुरली जो चीजें मिलती हैं, तो अगर हम लें, फेब से हमें बेलगिरी मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू होता है हाथों में या पूरी बॉडी में, तो आपको बेलगिरी मिलती है, तो रोज बेलगिरी का सेवन करें। बेलगिरी के सेवन के बाद आपको जुलाई के मौसम में आपको पियर आती है, नाशपाती, बड़ी से बड़ी कब्ज को तोड़ देगी, नाशपाती का आप सेवन करें। नाशपाती के सेवन के बाद सर्दियों में हमें गाजर मिल जाती है, तो आप गाजर का सेवन करें। अगर बीच में कभी भी कोई चीज नहीं मिल रही है तो आप नारियल पानी लेना शुरू कर दें, वो बहुत फायदा करेगा। एडिक्शन फॉर टी, आई टोल्ड यू कि एडिक्शन ये तो हमारा बनाया हुआ है, बिकॉज फिजिक हमारा मेंटल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। अब आजकल मैं हर तीसरे पेशेंट या चौथे पेशेंट से सुनता हूँ, 25 साल के पेशेंट की उम्र है, मैं पिछले 4 दिन से पेशेंट देख रहा हूँ, जो वो आके कहते हैं जी मैं तो बाइपोलर है, हमारा तो मेंटल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। ये एक एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस इस तरीके से हमने बना लिया है कि घर में अगर किसी को बाइपोलर हो गया, अगर खुदा ना खास्ता किसी बड़े को कुछ हो गया, तो हम मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में तो ये होगा ही होगा। अगर हम ये एक फिजिकल और मेंटल एक्सेप्टेंस बना लेंगे, तो इन अ वे वी आर इनवाइटिंग दैट थिंग टू अस। और हम उसको इनवाइट करने की बजाय, अगर हम अपना एक शेड्यूल वैसा बना रहे हैं कि हम फ्रूट्स ज्यादा खाएं, हम अवेयर होकर उसके साथ फाइट कर रहे हैं, हम ये ना समझें कि अगर मेरी मदर को कुछ हो गया तो मुझे वो होना ही होना है। समझता हूं कि जीन में कुछ चीजें चलती हैं, राइट, लेकिन हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं उसको हैंडल करने के लिए। आप नेचुरली रहें, टाइम से सोएं, टाइम से खाएं, क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, इन 3 चीजों का ध्यान रख लो। आपका जो खाने का टाइम है वो आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, बहुत ज्यादा आगे पीछे ना करें। क्या खाएं, मोर ऑफ 50-50% रॉ एंड कुक्ड फूड, एंड चबा चबा के खाएं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। टी के एडिक्शन का एक बहुत बड़ी एग्जांपल है अर्जुन की छाल। आपके हार्ट को भी अच्छा रखेगा, खून को आपके बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन रखेगा। अब आप एक एग्जांपल लें इकोस्प्रिन का। इकोस्प्रिन, 30% लोग तो इकोस्प्रिन खाते ही हैं ब्लड थिनर के रूप में। अब उसका सॉल्ट पढ़ें जरा क्या है, तो यू गाइस नीड टू बी लिटिल लॉजिकल। आपको कोई भी चीज बोली जाती है तो कोशिश करें थोड़ा पढ़ने के लिए, आजकल तो गूगल है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आप। तो उसका सॉल्ट आप देखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड वी हैव अ नेचुरल H2O, वाटर। सो वाटर इज द बेस्ट ब्लड थिनर, आप इस्तेमाल करें उसका, बट हम वाटर तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल क्या है ना, परहेज हमारे सिस्टम से गायब हो गया है। पहले आप कोई भी बीमारी होती थी तो कोई दवाई भी खा रहे हैं तो सबसे पहले साथ में पूछते थे जी परहेज क्या है। अब आज क्या है जी, परहेज कुछ नहीं है, वो गोली है। तो वो हमें थोड़ा सा अपने सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है कि हम कैसे इसको इंप्रूव करें। तो टी के लिए वी हैव डिस्कस्ड अर्जुन छाल। स्किन प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी हैड अ 1 आवर सेशन ऑन स्किन प्रॉब्लम्स, तो प्लीज आप फेसबुक पे वो सेशन पूरा देख सकते हैं। किड्स, बैड स्केड्यूल है, यूर राइट, लेकिन उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का। अब आज आप देखें, आज की डेट में बच्चों को अस्थमा सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनका डस्ट का एक्सपोजर ही नहीं है। पहले बच्चे डस्ट में खेलते थे तो हमारी नॉस्ट्रिल में थोड़ा सा डस्ट जाता था, तो हमारी बॉडी जो है वो अकोमोडेट करना सीख जाती थी, इम्यूनिटी उस तरीके से डेवलप हो जाती थी। आज की डेट में हम पैदा होते ही तो बच्चे को एयर फिल्टर लगा देते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा ना, एयर फिल्टर रूम के अंदर तो वो एयर क्लीन कर देगा, बाहर क्या है, राइट? तो हमें थोड़ा सा अपना लॉजिक अप्लाई करने पड़ेंगे चीजों पे। तो अगर आप बच्चों को बचपन से ही थोड़ा सा डस्ट का एक्सपोजर दोगे, तो उनकी इम्यूनिटी वैसे ही बिल्ट होगी, कभी उनको अस्थमा नहीं होगा। वेकिंग अप ड्यूरिंग नाइट एंड स्लीपिंग ड्यूरिंग डेज, हमारा बहुत बड़ा रोल है इसमें। 12 बजे तक हम खुद जगते हैं तो बच्चों को साथ में जगाते हैं। अगर खाना साथ में खाने के लिए 12 बजे तक आप बच्चों को और बीवी को जगा रहे हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग। कम से कम आपका स्केड्यूल खराब है, उनका तो ठीक रखो यार। उनको तो बोलो ना कि 9 बजे सो जाएं या 10 बजे सो जाएं। हमारी तो चलो कुछ मजबूरियां हैं, आप नहीं कर सकते, लेकिन वाइफ और बच्चों का स्केड्यूल तो ठीक रखें। अगर वो टाइम से सोएंगे तो उठेंगे अपने आप टाइम से। डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आजकल बच्चों में, और अगर बच्चों को हम बचपन से ही 8 साल की उम्र से अगर उन्हें पाउडर खिलाने शुरू कर देंगे तो क्या हालत होगी उनकी।
अब बहुत सारे मैं बच्चों से मिलता हूं तो लेग्जेटिव लेते हैं बच्चे बहुत सारे, बट दैट इज नॉट एट ऑल राइट। आप लेग्जेटिव लेना शुरू करें, कोई भी लेग्जेटिव हो, नेचुरल हो, प्रोसेस्ड हो, थोड़े टाइम में आते हैं उसमें अपनी इम्यूनिटी बना लेती हैं, वो उसको एडजस्ट करना सीख जाती हैं, वो काम करना बंद कर देंगे, फिर आपको और कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो यू नीड टू सी द बेसिक थिंग्स, शेड्यूल ठीक रखें। आपको कितनी भी एसिडिटी बनती हो, खाने के साथ पानी बंद कर दो और अपने खाने का टाइम फिक्स कर दो, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। हफ्ते में एक बार कुंजल कर लो, पानी पियो और उसको उल्टी कर दो, ताकि आपके स्टमक की क्लीनिंग हो रही है। सो लाइट डिनर के बाद नींद, देखो हम बहुत सारे ना, ये मेंटल एक्सेप्टेंस जो हमारा है ना, कि हम एक एक्सेप्टेंस बना लेते हैं कि अगर मैंने आज रोटी नहीं खाई तो मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। तो ये हमें अपने आप की एक्सेप्टेंस, जो मिथ्स हैं, इनको दूर करने की जरूरत है। अगर दूर नहीं होते हैं तो हमारे पास आके रहें एक दिन, हम आपके सारे मिथ्स दूर करते हैं। 2-3 दिन आके रहेंगे तो विल मेक यू अवेयर अबाउट योर बॉडी। डिनर हमारा लाइट ही होना चाहिए, ब्रेकफास्ट सबसे हैवी हो, लंच एवरेज हो, एंड डिनर शुड बी द लाइटेस्ट, बिकॉज मॉर्निंग में हमारा डाइजेशन पावर सबसे हाई होता है। वो तो कहा ही गया कि खाना ही 2 बार खाएं आप, मॉर्निंग में एंड आफ्टरनून में। रात को आप लाइट फूड ही लें, मिल्क ले सकते हैं डेफिनेटली। बहुत से लोगों को मिल्क सूट नहीं करता, तो थोड़ा सा अपने डाइजेशन पे काम करें, मिल्क में थोड़ी सी हल्दी मिला लें तो मिल्क काम करेगा, मिल्क आप रात को जरूर ले सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर, हाउ टू क्योर लो ब्लड प्रेशर के लिए? आप दूध पीते हैं, दूध में 10 दाने मुनक्का के या किशमिश के उबालें और 10 से 12 दिन तक लें, लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा डाइट अपनी इंप्रूव करें, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दें, लो ब्लड प्रेशर शुड बी फाइन। क्योंकि जो लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर है, अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। दीज आर जस्ट द इंडिकेशन, दीज आर जस्ट द इंडिकेशन विच वी नीड टू टेक केयर, कि हमारे ऑर्गन्स को किस तरीके से हमें ठीक रखना है। तो आप अपना कोई भी बीमारी हो, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटिव, एक्सक्रीशन सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम, इन 3 सिस्टम को ठीक कर लो, सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि हमारे हर ऑर्गन को ब्लड और ऑक्सीजन ही चाहिए, और ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंच रहा है, ब्लड बन रहा है डाइजेशन के थ्रू। प्रिकॉशन ऑफ कोरोना, कोरोना इज अ काइंड ऑफ फ्लू, तो हमें अपने अपर रेस्पिरेशन की बीमारी है कोरोना, हमें उसका ध्यान रखना है। नाक में तेल जरूर जरूर डालें, नाक में तेल डालें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें, गर्म पानी पिएं, दालचीनी का इस्तेमाल करें। अब दालचीनी का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है, अगर दालचीनी आप वैसे नहीं ले सकते तो दालचीनी, एक चुटकी दालचीनी और 1 चम्मच शहद अपने मसूड़ों पे फेर लें, दिन में 3 से 4 बार। जिसको गर्मी भी होती है शरीर में, उसको भी फायदा करेगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे अंदर जाएगी विद द सलाइवा, एंड यूल सी द रिजल्ट। सो कोरोना के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना, और सबसे पहले अपना एक साइकोलॉजिकल जो ये फियर है ना, जो ये पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है, उसको हटा दें। वी नीड टू टेक प्रिकॉशन बट नॉट इन पैनिक। इतना स्ट्रेस है इस टाइम पे कि कोरोना के नाम से ही इतनी प्रॉब्लम है, तो उस स्ट्रेस हमें थोड़ा सा रिलीव करने की जरूरत है। वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, नॉट टू स्केयर आवर सेल्फ। टंग रात को बहुत सूखने के लिए आप एक तो हनी का इस्तेमाल करें, हनी दिन में 2 से 3 बार जरूर लें। गले की थोड़ी सी मालिश करें और नोज ऑयलिंग करें एंड नेवल ऑयलिंग करें, दैट विल हेल्प यू लॉट। टॉन्सिल्स एंड खराटे, ये हमारी डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं जो काम करती हैं। जलनेती बहुत फायदेमंद है खराटे के लिए, और नोज ऑयलिंग करें, यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट। जलनेती और रबर नीति एंड नोज ऑयलिंग। सो हाउ टू कीप फास्ट? सो फास्ट करने के बहुत तरीके हैं, आयुर्वेद से लंगनम भी कहा जाता है। फास्ट रखने के बहुत सारे तरीके हैं, बट फास्ट हमारा बहुत सारी चीजों पे हो सकता है। फास्ट हो सकता है एकाहार पे भी, कि मोनोडाइट ले, हम सिर्फ एक ही तरीके का भोजन ले। फास्ट का मतलब है हमें अपने आप को रेडी करना है, राइट? वी जस्ट नीड टू फॉलो अ शेड्यूल। हम मोनोडाइट अगर लेते हैं, वो भी एक तरीके का फास्ट है। हम दूध पे भी फास्ट रख सकते हैं, हम फलों पे भी फास्ट रख सकते हैं, हम जूसेस पे भी फास्ट रख सकते हैं, राइट? बेस्ट इज आप फ्रूट्स और जूसेस पे रहें। अगर आप पहले खाना खा रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, तो पहले आप लाइट डाइट पे जाएं, एक टाइम का मील स्किप करना शुरू करें। उसके बाद आप फ्रूट्स पे जाएं, फिर आप जूसेस पे जाएं, एंड देन आप सिर्फ पानी पे फास्ट रखें। और वापस भी आप इसी तरीके से आए, पहले पानी छोड़ के आप सिर्फ फिर जूसेस लें, फ्रूट्स लें, एंड देन यू कम ऑन दी नॉर्मल डाइट। बट अगर आप 6 महीने में भी
एक हफ्ते का ये प्रोसीजर करते हैं तो यू आर हेल्पिंग योर बॉडी अलॉट, अलॉट, आई मीन इट। आपकी बॉडी की सर्विसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट। और अगर फास्ट के दौरान में आप एनीमा भी ले लें किसी तरीके से, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि बड़ी आंत की सफाई हमारी ठीक से नहीं हो पाती। हम कितना भी कर लें, हमारी बड़ी आंत में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से हमारा लिक्विड एक्सक्रीट भी होता है और लिक्विड एब्जॉर्ब भी होता है, जो हमारे स्टूल को पूरा एक फॉर्मेशन देता है और मूव करता है। अब वो इंटेस्टाइन में लेयर्स बन जाती हैं जिससे वो जो हमारे छेद होते हैं, वो हमारे जो पोर्स होते हैं, वो सारे कवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे स्टूल को वो ना एक्सक्रीशन मिलता है ना वो एब्जॉर्प्शन मिलती है। तो इसलिए एनीमा बहुत काम करता है फास्ट में। और दूसरा, फास्ट के दौरान आपकी बॉडी का रिपेयर सिस्टम जो है वो एक्सेप्शनली वेल काम करता है, एक्सेप्शनली वेल। कि हमारी बॉडी के जो अंदर के जो हमारे जितने भी रिपेयर सिस्टम वर्क करते हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं। हनी, आप बहुत सारे रीजन हैं हनी लेने के लिए। हनी आप नींबू पानी के साथ भी ले सकते हैं, नींबू पानी, गुनगुने पानी के साथ शहद ले सकते हैं। नॉर्मल पानी में भी शहद ले सकते हैं आप। कोई आप आयुर्वेदिक पाउडर वगैरह अगर लेते हैं तो उसके साथ शहद ले लेंगे तो ड्राइनेस को थोड़ा सा मैनेज कर देता है। अश्वगंधा के साथ आप शहद लें, बहुत फायदा करेगा। बिकॉज ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, कुछ चीजें आपको साल में कर ही लेनी चाहिए। जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा आपको साल में 2-3 हफ्ते खा ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है आज की डेट में, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। कोशिश करें जितना शेड्यूल ठीक कर सकते हैं, साथ में थोड़ा सा ये हमें ऑल्टरनेटिव्स लें, नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स। अश्वगंधा की जड़ बहुत काम करती है, हिबिस्कस का फूल बहुत काम करता है। इवन रीजनरेशन के लिए, जिनको बच्चे नहीं होते उनके लिए हिबिस्कस का फूल बहुत काम करता है, कि आप मेंसुरेशन के बाद उनको हिबिस्कस का फूल खिलाएं घी में थोड़ा सा फ्राई करके, दैट विल गिव यू एक्सेलेंट रिजल्ट। अश्वगंधा की डिफरेंट फॉर्मेशन है घी और दूध के साथ, तो वो बहुत अच्छा है। दूसरा, आजकल एक मिथ ये भी आ गया है कि हम घी और तेल को बिल्कुल बंद कर दें। प्लीज डोंट डू दैट, राइट? दैट इज नॉट राइट। आपके शरीर में पहले ही ड्राइनेस है, ये भी खत्म कर दोगे तो बिल्कुल ही ड्राइनेस आ जाएगी। लेकिन हम प्रोसेस्ड ना लें, रिफाइंड ना लें, हम कच्ची घानी का तेल लें। अगर कहीं से आप निकलवा सकते हैं तो बहुत फायदेमंद है। तेल वात को काटने के लिए सबसे ज्यादा काम करता है, तेल, लेकिन रिफाइंड नहीं। गाय का घी अगर एक तरीके से लिया जाए, एक लिक्विड, एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए तो बहुत फायदा करता है। पहले लोग जो दूध में घी डाल के पीते थे और बहुत अच्छा हाजमा रहता था, आज हमें ड्राइनेस खत्म करने के लिए एनीमिया में ऑयल देना पड़ता है। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हमने डेवलप करने पड़े हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ये बॉडी की ड्राइनेस वगैरह खत्म हो जाए, आंतों को थोड़ी स्ट्रेंथ मिले। ओके, any other questions? Otherwise we have reached to a time. आप हमें फील फ्री टू अप्रोच अस, आप हमें समशुद्धि के पेज पे कोई भी क्वेरी छोड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आप मेल कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं हमें। आप चाहें तो हमारे सेंटर में आके हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेचुरोपैथी और पंचकर्मा पे हम फोकस करते हैं विद द राइट डाइट एंड योगा। सो आप आएँ और अपने स्वास्थ्य का आनंद उठाएं। स्टे वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।